नमस्कार बच्चों, वेलकम टू द नेक्स्ट लेक्चर ऑफ थर्मोकेमिस्ट्री। दिस इज लेक्चर नंबर 2। फर्स्ट लेक्चर पर हम लोगों ने पढ़ा था हीट ऑफ रिएक्शन। हीट के बेसिस में रिएक्शन दो टाइप की होती है, वन इज एक्सोथर्मिक एंड द नेक्स्ट वन इज अ एंडोथर्मिक रिएक्शन। अब आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कि जो हीट ऑफ रिएक्शन है कांस्टेंट प्रेशर पर, जिसे हम इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन बोलते हैं, मतलब हीट ऑफ रिएक्शन या फिर इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन, ये किन किन चीज़ों पे डिपेंड करती है, ये किन किन चीज़ों पर क्या करती है, डिपेंड करती है। क्लियर है इतना? ठीक है, तो टॉपिक शुरू करता हूँ मैं आज का नेक्स्ट लेक्चर। समझते हैं हीट ऑफ रिएक्शन या हीट ऑफ रिएक्शन का ही दूसरा नाम तुमने कांस्टेंट प्रेशर पर एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन बोला। एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन डिपेंड्स अपॉन हीट ऑफ रिएक्शन या एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन किन किन चीज़ों पर डिपेंड करती। तो फर्स्ट पॉइंट आएगा फिजिकल स्टेट। पढ़ो क्या लिखा हुआ है, फिजिकल स्टेट। एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन फिजिकल स्टेट ऑफ रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स पर डिपेंड करती है। सो फिजिकल स्टेट ऑफ रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स मस्ट बी गिवन इन द रिएक्शन, मस्ट बी गिवन इन द रिएक्शन, मस्ट बी गिवन। अब जरा देख लेते हैं कि कैसे डिपेंड करते हैं। तो इसके लिए मैं एक छोटा सा क्वेश्चन लेने जा रहा हूं। मैंने हाइड्रोजन का कंबस्टन कराया। किसका कंबस्टन कराया? हाइड्रोजन का कंबस्टन करके वाटर वेपर से बनाए, एंड ड्यूरिंग द कंबस्टन ऑफ हाइड्रोजन एक्स किलो जूल हीट रिलीज हुई। एक्स किलो जूल हीट क्या हुई? रिलीज हुई। फिर मैंने कहा कि यार हाइड्रोजन कंबस्ट तो हुआ, लेकिन वाटर वेपर्स ना बन के वाटर लिक्विड बनेगा, वाटर लिक्विड बना। एंड यहाँ पर जो एंथैल्पी चेंज है या फिर जो हीट रिलीज हो रही है वो -y किलो जूल हीट रिलीज हो रही है। तो जरा क्वेश्चन को समझो। हाइड्रोजन कंबस्ट होकर वाटर वेपर बना रहा है, और दूसरी बार हाइड्रोजन कंबस्ट होकर वाटर लिक्विड बना रहा है। यहाँ पर x किलो जूल हीट रिलीज हो रही है, यहाँ पर y किलो जूल हीट रिलीज हो रही है। तो क्वेश्चन सिर्फ इतना है कि कहाँ पर ज़्यादा हीट रिलीज हो रही है, कहाँ पर ज़्यादा हीट रिलीज हो रही है। मतलब x y से बड़ा होगा कि y x से बड़ा होगा, मतलब कहाँ पर ज़्यादा हीट क्या हो रही है, रिलीज हो रही है। तो जरा गौर से समझते इस क्वेश्चन को। क्लियर? फिजिकल स्टेट गिवन है कि नहीं गिवन है? गिवन है। चलो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ गैसियस गैसियस। यहाँ पर वाटर गैसियस बन रहा है, यहाँ पर वाटर लिक्विड बन रहा है। जरा नीचे वाले की बात करो। जब हाइड्रोजन कंबस्ट होगा ना, तो पहले वाटर गैसियस ही बनेगा, वाटर गैसियस फॉर्म पे बनेगा, और बाद में वो गैसियस फॉर्म कंडेंस होकर लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट होगा। मतलब यहाँ पर दो एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। पहले तो यही वाली रिएक्शन यहाँ पर आ जाएगी कि हाइड्रोजन कंबस्ट होकर वाटर गैसियस बनेगा, इतनी हीट रिलीज होगी, और गैसियस फॉर कंडेंस होकर लिक्विड में कन्वर्ट होगा, मतलब हीट और रिलीज करेगा। इसका मतलब है कि वाई बड़ा होगा किससे? एक्स से। फिर से समझो वाई क्यों बड़ा होगा। बेटा यहाँ पर सिर्फ कंडेंसेशन गलत, यहाँ पर सिर्फ हाइड्रोजन का कंबस्टन हो रहा है, इतनी हीट रिलीज। यहाँ पर हाइड्रोजन का कंबस्टन होने के बाद जो बना उसका कंडेंसेशन भी हो रहा है, तो कंबस्टन में इतनी हीट तो रिलीज ही होगी, और कंडेंसेशन में और भी थोड़ी हीट रिलीज हो जाएगी। बोल हाँ या ना? हाँ। तो ओवरऑल जो वाई होगा, ओवरऑल जो हीट रिलीज होगी वो ऊपर वाले से ज़्यादा रिलीज होगी। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? हुआ। तो ये जो हीट ऑफ रिएक्शन है या इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन है, ये फिजिकल स्टेट पर डिपेंड कर रही कि नहीं कर रही? कर रही, डिपेंड। सो फिजिकल स्टेट ऑफ ऑल रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स मस्ट बी गिवन। क्लियर हो गया इतना? ठीक। सेकंड देखो, सेकंड वन इज अ एलोट्रोपिक फॉर्म। एलोट्रोपिक फॉर्म। हीट ऑफ रिएक्शन या एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन एलोट्रोपिक फॉर्म पर भी डिपेंड करती। कैसे डिपेंड करती है जरा देखो। मैंने कार्बन ग्रेफाइट, कार्बन का थर्मोडाइनामिकली मोस्ट स्टेबल एलोट्रोपिक फॉर्म कौन सा होता है? कार्बन ग्रेफाइट। फिजिकल स्टेट क्या होती है? सॉलिड। को कंबस्ट किया। अब कार्बन ग्रेफाइट को कंबस्ट किया तो सपोज करो कि डेल्टा H1 हीट रिलीज हो रही, या एंथैल्पी चेंज डेल्टा H1 है। फिजिकल स्टेट ले लेते हैं। और फिर दूसरे बार मैंने कार्बन डायमंड को हीट किया, कार्बन डायमंड को हीट किया तो भी CO2 बनेगा। अब जरा ध्यान से देखो, अलग अलग एलोट्रोपिक फॉर्म को आप हीट कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? कर रहे हैं। यहाँ पर डेल्टा H2 हीट रिलीज हो रही है। तो अगर आप अलग अलग एलोट्रोपिक फॉर्म को कंबस्ट कर रहे हैं, अलग अलग एलोट्रोपिक फॉर्म को यूज़ कर रहे हैं, तो इंथैल्पी भी अलग अलग होगी, इंथैल्पी भी अलग अलग होगी, वो बराबर नहीं हो सकती। क्लियर हो गया सभी का? कोई दिक्कत है किसी को यहाँ तक? नहीं, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तीसरी बात देखो, हीट ऑफ रिएक्शन और किस पर डिपेंड करती है? तो हीट ऑफ रिएक्शन डिपेंड करती है मोड ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ रिएक्शन। मोड ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ रिएक्शन, कि आप रिएक्शन को किस तरीके से लिखते हैं। जैसे
छोटा छोटा एग्जाम्पल लेता हूँ। मैंने एक रिएक्शन ली A2B, इसका एंथैल्पी चेंज डेल्टा H1 है। अब आप जानते हैं कि एंथैल्पी जो है एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है। कैसी प्रॉपर्टी है? एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। ये अमाउंट ऑफ सब्सटेंस पे डिपेंड करती है और एंथैल्पी एडिटिव होती है। एंथैल्पी क्या होती है? एडिटिव। फिर से बोल देता हूँ, एंथैल्पी या एंथैल्पी चेंज ये एक एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस पर डिपेंड करती है और ये एडिटिव होती है। जिस भी फैक्टर से आप केमिकल रिएक्शन में मल्टीप्लाई करेंगे उसी फैक्टर से आपको एंथैल्पी पे भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। मतलब अगर इस रिएक्शन का एंथैल्पी चेंज डेल्टा H1 है तो इस रिएक्शन का एंथैल्पी चेंज 2 टाइम्स ऑफ डेल्टा H1 हो जाएगा। अगर यहाँ x किलो जूल हीट रिलीज हो रही तो यहाँ 2x किलो जूल हीट रिलीज होगी, क्योंकि ये अमाउंट पे डिपेंड करता है। एक एक मोल पे इतनी रिलीज हो रही तो 2 मोल पे उसका डबल रिलीज होगी। अगर मैंने कहा हाफ A फॉर्म कर रहा है हाफ B, तो इस रिएक्शन का एंथैल्पी चेंज डेल्टा H1/2 होगा। इसको पढ़ते किस तरीके से, याद किस तरीके से रखते, चलो इसकी बात करते। जिस फैक्टर से आप रिएक्शन में मल्टीप्लाई करेंगे उसी फैक्टर से आपको हीट में भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। समझ में आ गया इतना? कोई दिक्कत है यहाँ तक? नहीं। जैसे मैंने रिएक्शन को रिवर्स कर दिया, अभी तो कॉमन सेंस है बेटा। अगर ये एक्सो है तो ये इंडो हो जाएगी, और अगर ये इंडो है तो ये एक्सो हो जाएगी। मतलब एंथैल्पी का साइन चेंज हो जाएगा, ये माइनस डेल्टा H1 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? माइनस डेल्टा H1। समझ गए इतना? कोई डाउट है यहाँ तक? नहीं। क्लियर? मैंने कहा A2B एंथैल्पी चेंज डेल्टा H1 है, तो हाफ B टू हाफ A एंथैल्पी चेंज क्या होगा? तो पहले देखो क्या किया, इससे इसको कैसे बनाया, अपने रिएक्शन को उल्टा किया तो डेल्टा H1 कन्वर्ट हो गया माइनस डेल्टा H1 से, और फिर हाफ से मल्टीप्लाई किया तो यहाँ भी हाफ से मल्टीप्लाई कर दो। तो दो बातें जो नोट करने लायक, नोट करो कि जिस भी फैक्टर से रिएक्शन में मल्टीप्लाई करोगे वही फैक्टर एंथैल्पी में मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। दूसरी बात, अगर रिएक्शन को रिवर्स करेंगे तो एंथैल्पी का साइन चेंज हो जाएगा, एक्सो इंडो में कन्वर्ट, इंडो एक्सो में कन्वर्ट। समझदार हो? समझ गए? कोई डाउट है यहाँ तक? नो डाउट। ओके। चौथी बात, अगर हम बात करें इन स्टैंडर्ड स्टेट, कौन सा स्टेट? स्टैंडर्ड स्टेट। कभी भी बोला जाए कि स्टैंडर्ड स्टेट, स्टैंडर्ड स्टेट, तो समझना स्टैंडर्ड स्टेट ये STP वाला स्टैंडर्ड नहीं है, ये थर्मो का स्टैंडर्ड है। स्टैंडर्ड स्टेट का मतलब होता है प्रेशर 1 atm, टेम्परेचर रूम टेम्परेचर मतलब हम 25 डिग्री सेल्सियस या 298 केल्विन कंसीडर करते हैं। प्रेशर कितना? 1 atm, टेम्परेचर कितना? 25 डिग्री सेल्सियस या 298 केल्विन कंसीडर किया जाएगा। समझ में आया इतना? ठीक है, ये पहली कंडीशन स्टैंडर्ड स्टेट की। हाँ, दूसरी कंडीशन, तीसरी कंडीशन, जो एलिमेंट्स है ना, एलिमेंट्स must be present in their natural state, या नेचुरल फॉर्म। एलिमेंट्स किस स्टेट में प्रेजेंट होने चाहिए? अपने नेचुरल स्टेट में प्रेजेंट होने चाहिए या नेचुरल फॉर्म में प्रेजेंट होने चाहिए। अब नेचुरल फॉर्म में वो उसका प्योरेस्ट फॉर्म भी हो सकता है, नेचुरल फॉर्म किसी भी एलिमेंट का प्योरेस्ट फॉर्म भी हो सकता है, या फिर मोस्ट स्टेबल एलोट्रोपिक फॉर्म हो सकता है, मोस्ट स्टेबल एलोट्रोपिक फॉर्म भी हो सकता है। वापस आ जाओ। तो जब भी मैं ये तीन बातें बोलूं तो आप समझना कि इन तीनों का मतलब सेम है। नेचुरल फॉर्म बोला जाए, नेचुरल फॉर्म वो किसी भी एलिमेंट का प्योरेस्ट फॉर्म हो सकता है या फिर किसी भी एलिमेंट का मोस्ट स्टेबल एलोट्रोपिक फॉर्म हो सकता है, मोस्ट स्टेबल एलोट्रोपिक फॉर्म हो सकता है। समझ में आ गई बात सभी को? कोई डाउट है किसी को यहाँ तक? नहीं। ओके, अब इसे और गौर से समझते हैं। देखो जरा, अब हम बात करेंगे इस नेचुरल फॉर्म की। ये नेचुरल फॉर्म का क्या मतलब है? तो जैसे मैंने तुमसे कहा कि हाइड्रोजन का नेचुरल फॉर्म, तो हाइड्रोजन का नेचुरल फॉर्म H2 होता है। हाइड्रोजन नेचर में H2 के फॉर्म पर है और गैसियस है। ब्रोमीन, तो ब्रोमीन Br2 फिजिकल स्टेट लिक्विड। आयोडीन की बात की जाए तो आयोडीन I2 होता है और फिजिकल स्टेट उसकी सॉलिड होती है। नेचुरल फॉर्म हाइड्रोजन का H2, ब्रोमीन का Br2, आयोडीन का I2, गैस, लिक्विड, सॉलिड। अगर हम कार्बन के बारे में बात करें, किसके बारे में? कार्बन। तो कार्बन के नेचुरल फॉर्म बहुत सारे हैं, ग्रेफाइट, डायमंड, याद है ना कार्बन के एलोट्रोप्स। तो कार्बन के बहुत सारे एलोट्रोप्स होते हैं, क्रिस्टलाइन एलोट्रोप्स भी हैं, अमारफस एलोट्रोप्स भी हैं, डायमंड, ग्रेफाइट, फुलरेंस। अगर हम अमारफस की बात करें तो कोक, कोल, चारकोल, समझ में आ रहा है, लैंप ब्लैक, ये सब अमारफस है।
तो इतने सारे नेचुरल फॉर्म है कार्बन के, इन सारे नेचुरल फॉर्म में सबसे स्टेबल एलोट्रोपिक फॉर्म थर्मोडायनामिकली जो होता है उसका नाम है ग्रेफाइट, और ग्रेफाइट की फिजिकल स्टेट सॉलिड होती है। ग्रेफाइट की फिजिकल स्टेट क्या है? सॉलिड। तो वापस कार्बन का कौन सा एलोट्रोपिक फॉर्म थर्मोडायनामिकली सबसे ज़्यादा स्टेबल होता है? तो कार्बन ग्रेफाइट इज थर्मोडायनामिकली मोस्ट स्टेबल। इसका मतलब है कि इसको मेल्ट कराने में सबसे ज़्यादा हीट की जरूरत पड़ेगी। कार्बन ग्रेफाइट को मेल्ट कराने के लिए डायमंड से भी ज़्यादा हीट की जरूरत पड़ती है, इसलिए ये मोर स्टेबल है एज कम्पेयर टू ग्रेफाइट। सल्फर की बात करें तो सल्फर का रोम्बिक फॉर्म सबसे स्टेबल होता है। सल्फर के कई सारे एलोट्रोप्स हैं, सल्फर के कई सारे नेचुरल फॉर्म है, उसमें से सबसे स्टेबल रोम्बिक होता है। सबसे स्टेबल कौन सा होता है? रोम्बिक। वैसे अगर फास्फोरस की बात करें तो फास्फोरस के कई सारे एलोट्रोप्स हैं, पी ब्लॉक में आप पढ़ेंगे। व्हाइट फास्फोरस, रेड फास्फोरस, स्कारलेट फास्फोरस, दुनिया भर के नाम आएंगे। क्लियर? इनमें से सबसे स्टेबल होता है रेड फास्फोरस। सबसे स्टेबल कौन सा होता है? रेड फास्फोरस। लेकिन थर्मोडायनामिकली हम रेड फास्फोरस ना लेके वाइट फास्फोरस को लेते हैं। थर्मोडायनामिक्स में जब भी हम फास्फोरस के नेचुरल फॉर्म या स्टैंडर्ड स्टेट की बात करेंगे तो फास्फोरस का रेड फॉर्म ना लेकर कौन सा फॉर्म लेते हैं? वाइट फॉर्म लेते हैं। क्यों लेते हैं? क्योंकि ये सबसे प्योरेस्ट फॉर्म है। कैसा फॉर्म है? प्योरेस्ट फॉर्म। समझा कि नहीं समझा? समझा। कोई कंफ्यूजन है यहाँ तक? नहीं। ऑक्सीजन गैस की नेचुरल स्टेट क्या होगी? ऑक्सीजन O2 फिजिकल स्टेट गैस, O2 गैस ये नेचुरल स्टेट है, ये स्टैंडर्ड स्टेट है। कौन सी स्टेट है? नेचुरल स्टेट या फिर स्टैंडर्ड स्टेट। समझ में आ गया इतना? कोई कंफ्यूजन है यहाँ तक? नहीं। ओके, आगे बढ़ते हैं। तो जरा एक बार रिवाइज कर लेते हैं इसको। हीट ऑफ रिएक्शन, एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन किन किन चीज़ों पे डिपेंड करता है? तो हीट ऑफ रिएक्शन डिपेंड करता है फिजिकल स्टेट, that must be given. Second one is a allotropic form. Third one is a mode of representation of reaction, या फिर रिएक्शन को आप किस तरीके से लिखते हैं। और चौथा, इन स्टैंडर्ड स्टेट। स्टैंडर्ड स्टेट जब भी मैं बोलूँगा आप कहेंगे प्रेशर 1 atm, टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस, और जितने भी एलिमेंट्स हैं दे मस्ट बी प्रेजेंट इन देयर नेचुरल स्टेट। नेचुरल स्टेट वो उसका प्योरेस्ट फॉर्म हो सकता है या फिर मोस्ट स्टेबल एलोट्रोपिक फॉर्म हो सकता है। तो मैं जहाँ जहाँ बोलूँगा नेचुरल स्टेट वहाँ पर ये 3-4 वर्ड अपने आप आ जाएंगे। नेचुरल स्टेट मतलब स्टैंडर्ड स्टेट मतलब नेचुरल स्टेट मतलब प्योरेस्ट फॉर्म मतलब मोस्ट स्टेबल एलोट्रोपिक फॉर्म। क्लियर हो गया इतना? कोई कन्फ्यूजन है यहाँ तक? नहीं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट पॉइंट देखो। स्टैंडर्ड स्टेट में, कौन सी स्टेट में? स्टैंडर्ड स्टेट पर। अब जब मैं बोलूँगा स्टैंडर्ड स्टेट तो प्रेशर 1 atm, टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस और एलिमेंट्स अपने नेचुरल स्टेट पर हैं। ये जो हीट ऑफ रिएक्शन है, दिस हीट ऑफ रिएक्शन या इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन इज कॉल्ड स्टैंडर्ड हीट ऑफ रिएक्शन या फिर स्टैंडर्ड इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन। स्टैंडर्ड हीट ऑफ रिएक्शन या फिर स्टैंडर्ड इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन। क्लियर हो गया इतना? ठीक है, लिखता हूँ मैं इसी बात को। इन कुटे स्टैंडर्ड स्टेट, इन स्टैंडर्ड स्टेट हीट ऑफ रिएक्शन, या फिर इसी का दूसरा नाम क्या है बेटा? इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन इज नेम्ड एज स्टैंडर्ड हीट ऑफ रिएक्शन, स्टैंडर्ड हीट ऑफ रिएक्शन या फिर स्टैंडर्ड इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन। इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन। अब मैं अगर आपसे कहूँगा कि हीट ऑफ रिएक्शन या इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन का सिंबल बताओ तो आप कहेंगे डेल्टा H। और जब मैं कहूँगा स्टैंडर्ड हीट ऑफ, तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से भी आप जानते हो कि जब भी कहीं पर स्टैंडर्ड वर्ड आता है, याद रखो ये बात, कौन सा वर्ड आएगा? स्टैंडर्ड, तो बिंदीकरण हो जाता है। क्या हो जाता है? बिंदीकरण। दिस बिंदी रिप्रेजेंट स्टैंडर्ड स्टेट। कौन सी स्टेट? स्टैंडर्ड स्टेट। समझ में आ गया इतना? कोई कन्फ्यूजन है यहाँ तक? नहीं। क्लियर। जैसे आप पढ़ते हैं SRP, SEP। SRP क्या होता है? स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। तो उसे E0 से रिप्रेजेंट करते कि नहीं करते थे? नॉट क्या है? E क्या है? इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। नॉट लगाया, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। तो ये जो बिंदी है ये किसको रिप्रेजेंट करती है? स्टैंडर्ड। किसी की भी अगर बिंदी लग जाए तो समझ लेना उसकी स्टैंडर्ड स्टेट आ गई। कौन सी स्टेट? स्टैंडर्ड स्टेट आ गई है बेटा। सजेशन है, अब उसके पीछे मत पड़ो, बिंदी लग गई, ठीक है ना? आगे बढ़ो। तो समझते हैं फिर से। स्टैंडर्ड स्टेट पर हीट ऑफ रिएक्शन का नाम क्या हो जाएगा? स्टैंडर्ड हीट ऑफ रिएक्शन या फिर स्टैंडर्ड इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन। क्लियर हो गया इतना? ठीक है। रिएक्शन है, R लगा दो। अब इसे पढ़ना सीखो। स्टैंडर्ड हीट ऑफ रिएक्शन या फिर स्टैंडर्ड इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन। क्लियर हो गया इतना? कोई डाउट है यहाँ तक? नहीं। ओके, आगे बढ़ते हैं। ये जो स्टैंडर्ड हीट ऑफ रिएक्शन है ना, इसके बहुत सारे नाम हो सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ टाइप ऑफ रिएक्शन, ऑन द बेसिस ऑफ टाइप ऑफ रिएक्शन। क्लियर हुआ?
क्या बोला मैंने? स्टैंडर्ड हीट ऑफ रिएक्शन हैव वेरियस नेम्स, इसके बहुत सारे नाम हो सकते हैं, वेरियस नाम्स। स्टैंडर्ड हीट ऑफ रिएक्शन हैव वेरियस नाम्स ऑन द बेसिस ऑफ टाइप्स ऑफ रिएक्शन। रिएक्शन जिस टाइप की होगी, हीट ऑफ रिएक्शन का भी वही नाम हो जाएगा, हीट ऑफ रिएक्शन का भी वही नाम हो जाएगा विद सम कंडीशंस। ये बात समझ में आ रही सभी को? कोई डाउट है यहाँ तक? नहीं। जैसे कि रिएक्शन किसी के फॉर्मेशन की है तो हीट ऑफ रिएक्शन को ही मैं हीट ऑफ फॉर्मेशन बोलूँगा। रिएक्शन किसी के कंबस्टन की है तो हीट ऑफ रिएक्शन ही हीट ऑफ कंबस्टन कहलाने लगेगा। रिएक्शन अगर किसी के न्यूट्रलाइजेशन की है तो हीट ऑफ रिएक्शन का नाम ही हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन हो जाएगा, हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन। तो यही हीट ऑफ रिएक्शन के नाम बदल बदल के हमको पढ़ना है, जैसे हीट ऑफ फॉर्मेशन, हीट ऑफ कंबस्टन, हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन, हीट ऑफ बॉन्ड एनर्जी, हीट ऑफ हाइड्रेशन, समझ में आ रहा? हीट ऑफ हाइड्रोजिनेशन। तो जिस टाइप की रिएक्शन, हीट ऑफ रिएक्शन का भी नाम वही हो जाएगा। समझ में आ गया इतना? कोई डाउट है किसी को यहाँ तक? नहीं। अगर डाउट नहीं है तो फिर पहला टर्म आ रहा है आपके सामने, दैट इज अ हीट ऑफ फॉर्मेशन। पढ़ो क्या लिखा हुआ है, हीट ऑफ फॉर्मेशन। क्लियर? अब मैं यहाँ पर स्टैंडर्ड वर्ड लगाऊं या ना लगाऊं, पूरा चैप्टर स्टैंडर्ड कंडीशन में चलेगा। कौन से कंडीशन में चलेगा? स्टैंडर्ड कंडीशन में। तो हीट ऑफ फॉर्मेशन का सिंबल क्या होगा? तो देखो क्या होगा, हीट ऑफ फॉर्मेशन, हीट का सिंबल डेल्टा एच, स्टैंडर्ड हीट ऑफ फॉर्मेशन एफ, सिंबल स्टैंडर्ड हीट ऑफ फॉर्मेशन। फिर से बोलो, स्टैंडर्ड हीट ऑफ फॉर्मेशन। ये क्या था? स्टैंडर्ड हीट ऑफ रिएक्शन। सिंपल सी छोटी छोटी बातें। क्लियर हो गया? ठीक है, ओके। ये जो स्टैंडर्ड हीट ऑफ फॉर्मेशन है ना बेटा, ये पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। कैसा हो सकता है? पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव। मतलब व्हाट इज स्टैंडर्ड हीट ऑफ फॉर्मेशन? तो इस बात को समझो, इट इज द अमाउंट ऑफ एनर्जी एब्जॉर्ब्ड और रिलीज। वापस समझाता हूं, अगर कोई कंपाउंड फॉर्म हो रहा है तो कंपाउंड जब फॉर्म होगा तो हीट एब्जॉर्ब भी हो सकती है और हीट रिलीज भी हो सकती है। इतनी बात समझे? ठीक है। क्वेश्चन, इट इज द एब्जॉर्ब्ड हीट और रिलीज्ड हीट या फिर बोथ? आंसर इज बोथ। इट में बी एब्जॉर्ब्ड हीट या फिर इट में बी रिलीज्ड हीट। इतनी तो बात समझ में आ गया। ठीक है, फिर से इसे लैंग्वेज में लेते हैं, बहुत गर्म है यार। चलो देखो, इट इज द अमाउंट ऑफ एनर्जी एब्जॉर्ब्ड और रिलीज when 1 mole of any compound is formed. Very important word. कितने मोल? 1 mole of any compound is formed. अच्छी बात। क्वेश्चन, हीट ऑफ फॉर्मेशन एब्जॉर्ब्ड हीट है कि रिलीज्ड हीट? आप कहेंगे सर दोनों हीट है। मैं कहूँगा कब है? आप कहेंगे सर जब 1 मोल कंपाउंड बने। कितने मोल कंपाउंड बने? 1 मोल कंपाउंड बने। किससे बने? तो अपने ही कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट्स से बने। किससे बने? अपने ही कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट्स से बने। जैसे मीथेन के कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट्स होंगे कार्बन हाइड्रोजन, पानी के कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट्स होंगे हाइड्रोजन ऑक्सीजन, सल्फर डाइऑक्साइड्स के कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट्स होंगे सल्फर और ऑक्सीजन। किससे बने? अपने ही कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट्स से बने। और वो जो कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट्स है ना, दे मस्ट बी प्रेजेंट इन इट्स मोस्ट स्टेबल एलोट्रोपिक फॉर्म। दे मस्ट बी प्रेजेंट इन इट्स मोस्ट स्टेबल एलोट्रोपिक फॉर्म। समझा कि नहीं समझा? तो एक बार मैं फिर से हीट ऑफ फॉर्मेशन या स्टैंडर्ड हीट ऑफ फॉर्मेशन की डेफिनेशन बोलने जा रहा हूं। इट इज द अमाउंट ऑफ एनर्जी एब्जॉर्ब्ड और रिलीज्ड व्हेन 1 मोल ऑफ एनी कंपाउंड इज फॉर्म्ड। किससे फॉर्म्ड? फ्रॉम इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट्स, एंड दीज कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट्स मस्ट बी प्रेजेंट इन इट्स मोस्ट स्टेबल एलोट्रोपिक फॉर्म। इन इट्स मोस्ट स्टेबल एलोट्रोपिक फॉर्म। क्लियर हो गया इतना? ठीक। ये जो भी बकवास करी मैंने, इस बकवास को लिखने जा रहा मैं। ठीक है, जरा देखो, व्हाट इज हीट ऑफ फॉर्मेशन? तो इट इज द अमाउंट ऑफ एनर्जी एब्जॉर्ब्ड और रिलीज्ड। अब आगे याद करो डेफिनेशन, कब एब्जॉर्ब्ड कब रिलीज? फॉर्मेशन है ना, व्हेन 1 मोल ऑफ 1 मोल, वेरी इंपॉर्टेंट, 1 मोल ऑफ एनी कंपाउंड इज फॉर्म। 1 मोल ऑफ एनी कंपाउंड इज फॉर्म। वापस आ जाओ, हीट ऑफ फॉर्मेशन है ना, तो कंपाउंड फॉर्म होना चाहिए। कितने मोल फॉर्म होने चाहिए? 1 मोल फॉर्म होना चाहिए। किससे फॉर्म हो? फ्रॉम इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट
elements, from its constituent elements, and these constituent elements must be present in its most stable allotropic form. मुझे लगता है याद हो गया होगा सबको, ठीक है। अब काम करते फिर से इसी को एक बार समझते हैं, क्योंकि इसी से तो न्यूमेरिकल बनता है ना, ठीक है। जब भी कोई कंपाउंड फॉर्म होता है, कंपाउंड फॉर्म होता है तो हीट एब्सॉर्ब की रिलीज, तो एब्सॉर्ब भी हो सकती है, रिलीज भी हो सकती है। तो इट इज द अमाउंट ऑफ एनर्जी एब्सॉर्ब्ड और रिलीज व्हेन 1 मोल ऑफ एनी कंपाउंड इज फाउंड। 1 मोल ऑफ एनी कंपाउंड इज फॉर्म, किससे फॉर्म? फ्रॉम इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट्स, एंड दीज कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट्स मस्ट बी प्रेजेंट इन इट्स मोस्ट स्टेबल एलोट्रोपिक फॉर्म। बोलो सहमत कि नको सहमत? सहमत। कोई दिक्कत है यहाँ तक? नहीं, कोई दिक्कत नहीं। अगर कोई दिक्कत नहीं है तो एग्जाम्पल देखते हैं। पहला एग्जाम्पल, जैसे मुझसे किसी ने कहा कि मीथेन की फॉर्मेशन इक्वेशन लिखो। क्या बोला? मीथेन का फॉर्मेशन इक्वेशन लिखो। तो फॉर्म किस साइड होगा? प्रोडक्ट साइड फॉर्म होगा। अगर कोई मुझसे कहता है कि कंबस्टन रिएक्शन लिखो, तो कंबस्ट जो चीज़ होती है वो रिएक्टेंट साइड होती, तो मैं इसको उधर ना लिख के इधर लिखता। ये चीज़ों को ध्यान रखो, छोटी छोटी बातें, लेकिन फिर भी मैं बता रहा हूँ। मीथेन का फॉर्मेशन इक्वेशन लिखना है तो कोई भी चीज़ प्रोडक्ट साइड फॉर्म होती है, फॉर्म हो गई। फॉर्मेशन इक्वेशन लिखना है तो ये 1 मोल फॉर्म होनी चाहिए। यस, हमने 1 मोल फॉर्म किया। इसको नज़र आ रहा है कि नहीं आ रहा? आ रहा। किससे फॉर्म हो? अपने कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट्स। मीथेन के कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट्स कौन कौन होते हैं? कार्बन और हाइड्रोजन। और कार्बन की मोस्ट स्टेबल एलोट्रोपिक फॉर्म तो कार्बन ग्रेफाइट सॉलिड। हाइड्रोजन का H2 नेचुरल फॉर्म, समझ रहे हो ना? मोस्ट स्टेबल एलोट्रोपिक फॉर्म मतलब मैं वही स्टैंडर्ड स्टेट की बात कर रहा हूँ, नेचुरल फॉर्म की मैं बात कर रहा हूँ, स्टैंडर्ड स्टेट की बात कर रहा, ठीक है। हाइड्रोजन का क्या हो जाएगा नेचुरल फॉर्म? H2 क्या? गैसियस। समझा? ठीक। मान लो यहाँ पर x किलो जूल हीट रिलीज हुई। कितनी किलो जूल? x किलो जूल। क्लियर? वापस आ जाते हैं। क्वेश्चन ने मुझसे कहा कि मीथेन की फॉर्मेशन इक्वेशन लिखो। तो मीथेन को 1 मोल फॉर्म किया। किससे फॉर्म किया? उसके कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट्स से। कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट्स कहाँ पर प्रेजेंट है? कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट्स आर प्रेजेंट इन देयर नेचुरल फॉर्म। नेचुरल फॉर्म हो सकता है उसका मोस्ट स्टेबल एलोट्रोपिक फॉर्म, या फिर प्योरेस्ट फॉर्म, या फिर स्टैंडर्ड स्टेट का कुछ भी उठा सकते हैं। सही है कि गलत है? सही। कोई कन्फ्यूजन है यहाँ तक? नहीं। अब एक बहुत ही विशेष बात सुनो, ये एक रिएक्शन है तो स्टैंडर्ड हीट ऑफ रिएक्शन होगा -x किलो जूल। ये एक रिएक्शन है कि नहीं है? है। तो एंथैल्पी चेंज या फिर हीट ऑफ रिएक्शन कितना? -x किलो जूल। लेकिन ये रिएक्शन मीथेन के फॉर्मेशन की है। ये रिएक्शन मीथेन के फॉर्मेशन की है। कैसे पता? 1 मोल बना। किससे बना? अपने कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट से बना। कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट्स उसके मोस्ट स्टेबल एलोट्रोपिक फॉर्म पे प्रेजेंट है। इसका मतलब यही रिएक्शन मीथेन के फॉर्मेशन की है। मतलब ये जो हीट रिलीज हो रही है, यही हीट कहलाएगी स्टैंडर्ड हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ मीथेन will be equal to standard heat of reaction will be equal to -x किलोजूल, will be equal to -x किलोजूल। वापस ये एक रिएक्शन है तो हीट ऑफ रिएक्शन -x किलोजूल। -x किलोजूल हीट रिलीज हो रही है। -x किलोजूल हीट रिलीज हो रही है इस रिएक्शन में। और ये -x किलोजूल हीट कब रिलीज हो रही है? ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ मीथेन। ये दिस इज फॉर्मेशन इक्वेशन ऑफ मीथेन। तो स्टैंडर्ड हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ मीथेन विल बी इक्वल टू द स्टैंडर्ड हीट ऑफ रिएक्शन विल बी इक्वल टू -x किलोजूल। अब मेरी बात और ध्यान से सुनो, अगर मैं ग्रेफाइट की जगह डायमंड कर देता तो हीट ऑफ रिएक्शन तो -x किलो जूल होता, लेकिन वो हीट ऑफ रिएक्शन हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ मीथेन नहीं कहलाता। क्यों? क्योंकि मीथेन के कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट्स कार्बन का मोस्ट स्टेबल एलोट्रोपिक फॉर्म डायमंड नहीं है। क्या नहीं है? डायमंड नहीं है। आपको यहाँ पर ग्रेफाइट ही लिखेंगे तभी ये फॉर्मेशन की इक्वेशन होगी। अगर ग्रेफाइट के अलावा कुछ और आप लिखते हैं तो मीथेन तो बन सकता है, लेकिन वो फॉर्मेशन इक्वेशन नहीं होगी। क्या नहीं होगी? फॉर्मेशन इक्वेशन नहीं होगी। क्लियर हो गया इतना सभी को? कोई डाउट है यहाँ तक? नहीं। ठीक है, आगे देखो, गौर से सुनते जाना, इसको पढ़ना सीखो। स्टैंडर्ड हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ मीथेन, इसका मतलब है मीथेन 1 मोल बना। किससे बना? अपने कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट से बना। कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट्स कहाँ पर हैं? अपने नेचुरल फॉर्म पर है। नेचुरल फॉर्म क्या हो सकता है? उसका मोस्ट स्टेबल एलोट्रोपिक फॉर्म हो सकता है। बोल हाँ या ना? हाँ। कोई दिक्कत है यहाँ तक? नहीं। ठीक, आगे इसी में एक और एग्जाम्पल लेता मैं। जैसे कि अगला एग्जाम्पल ये लिखा हुआ है H2 + Cl2, H2 + Cl2
फॉर्मेशन हो रहा है 2HCl का, किसका फॉर्मेशन हो रहा है 2HCl का, प्लस 120 किलो जूल, ऐसा लिखा हुआ है, प्लस 120 किलो जूल। तो देखो एक बात तो समझ में आती है कि ये एक रिएक्शन है, तो इंथैल्पी चेंज ऑफ द रिएक्शन या फिर हीट ऑफ रिएक्शन विल बी इक्वल टू माइनस 120 किलो जूल, ये तो होना ही होना है। रिएक्शन है, हीट ऑफ रिएक्शन माइनस 120 किलो जूल है, इतनी हीट रिलीज हो रही है। अब आगे सुनो, 120 किलो जूल कब हीट रिलीज हो रही है? जब 2 मोल HCl बन रहा है, 2 मोल HCl बनने पे 120 किलो जूल बन रही है। तो फॉर हीट ऑफ फॉर्मेशन के लिए ये कितने मोल बनना चाहिए? 1 मोल। हीट ऑफ फॉर्मेशन की डेफिनेशन में मैंने क्या बताया, ये कितने मोल बनना चाहिए? 1 मोल। तो आप कहेंगे सर 2 मोल में 120 किलो जूल हीट रिलीज हो रही, तो 1 मोल में जितनी भी हीट रिलीज होगी वही HCl का स्टैंडर्ड हीट ऑफ फॉर्मेशन होगा, क्योंकि वो अपने कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट से बना है और उसके कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट्स अपने नेचुरल फॉर्म पर है। दैट मीन्स वी कैन से दैट कि स्टैंडर्ड हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ HCl will be equal to standard heat of reaction divided by 2. Yes, it is correct. And this is equal to minus 60 kilojoule. This is equal to minus 60 kilojoule. क्लियर हो गया इतना? कोई डाउट है यहाँ तक? नहीं, ठीक है। एक बार इसका मतलब फिर से समझ लो। स्टैंडर्ड हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ HCl का मतलब है HCl 1 मोल बने, और किससे बने? अपने कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट से। कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट कौन है? हाइड्रोजन और क्लोरीन, उनका नेचुरल फॉर्म क्या है? H2 एंड Cl2। तो H2 और Cl2 से रिएक्ट करके जब ये 1 मोल बनेगा, लेकिन यहाँ तो 1 मोल नहीं बनना, 2 मोल में 120 किलो जूल हीट रिलीज हो रही, तो एक मोल में कितना रिलीज होगा? उसका आधा, और जो आधा आएगा वही स्टैंडर्ड हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ HCl होगा। समझा कि नहीं समझा? समझे? ओके, अगर आप समझ गए इस बात को तो मैं एक छोटा सा क्वेश्चन लेता हूं। क्वेश्चन कहता है कि राइट फॉर्मेशन, कभी भी बोले फॉर्मेशन इक्वेशन लिखो ऑफ एथाइल अल्कोहल, बड़ा ही प्यारा अल्कोहल होता है ये, भारत की इकोनॉमी यही बचा रहा है इस समय। फिजिकल स्टेट लिक्विड होता है, ग्लास यूज़ करते इसको, यूटिलाइज इसको कंज्यूम करने के लिए, हवा थोड़ा ना पीते इसकी। पानी लिक्विड, CO2 गैस या SO2 गैस। हमें इन सभी की फॉर्मेशन इक्वेशन लिखनी है। क्या लिखनी है? फॉर्मेशन इक्वेशन, ठीक है। अरे यार, ठीक है। देखो, अगर मुझे इन सभी की फॉर्मेशन इक्वेशन लिखनी है तो इन सभी को 1 मोल बनाना पड़ेगा। कितने मोल बनाना पड़ेगा? 1 मोल, ठीक है। किससे बनाना पड़ेगा? इसके कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट्स। अब देखो, फॉर्मेशन इक्वेशन के लिए आप C2H5OH के प्रिपरेशन का कोई भी मेथड अल्कीन से नहीं उठा, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से नहीं उठा सकते। आप ये नहीं बोल सकते कि सर एक काम किया, हमने अल्कीन लिया और अल्कीन का हाइड्रेशन कर दिया। अल्कीन का क्या कर दिया? हाइड्रेशन। ये एक इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन है। अगर ये अनसिमेट्रिकल होता तो मार्कोनिकॉफ को फॉलो कर दिया, लेकिन यहाँ तो सिमेट्रिकल है, मार्कोनिकॉफ का कोई मतलब ही नहीं है। फॉर्मेशन हो जाएगा CH3CH2OH। तो सर अल्कोहल तो ये भी वही वाला बना, जो ये बना वही, जो चाहिए वही तो बना। मैं कहूँगा बिल्कुल सही बना। एक बात बताओ, क्या ये 1 मोल बना? हाँ बना। लेकिन क्या है अपने कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट से बना? ना 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 ना, इसके कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट्स तो कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन है। कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन से बनना चाहिए। किससे बनना चाहिए? कार्बन हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से, किसी और तरीके से नहीं बनना चाहिए। समझ में आ रहा है कि नहीं यार? आ रहा? कोई दिक्कत है? नहीं, क्लियर। आप कोई अल्काइल हाइलाइड ले लिया, C2H5 लाइक Cl, C2H5Cl, और बोला इसकी रिएक्शन एक्वस NaOH के साथ करो। किसके साथ करो? एक्वस NaOH के साथ, क्लियर। तो ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, फॉर्मेशन हो जाएगा C2H5OH का। C2H5OH बन गया। C2H5OH तो बन गया, लेकिन ये C2H5OH के फॉर्मेशन की इक्वेशन नहीं है, फॉर्मेशन की इक्वेशन नहीं है, तो ये सब वैलिड नहीं होगा, ये सब वैलिड नहीं है। क्लियर हो गया इतना? मैं पहले ही बता रहा हूँ, ठीक। वापस आ जाते हैं। फॉर्मेशन इक्वेशन का मतलब है कि 1 मोल बने और अपने ही कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट से बने। इसके कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट्स का पता लगाओ। कार्बन, कितने कार्बन? 2 कार्बन। फिजिकल स्टेट क्या लिखेंगे? ग्रेफाइट, सॉरी फॉर्म कौन सा आएगा? ग्रेफाइट। फिजिकल स्टेट सॉलिड। हाइड्रोजन 6, मतलब 3H2, 6 हुए कि नहीं हुए? हुए। ऑक्सीजन 1 का मतलब हाफ O2। ये जो इक्वेशन आपको दिखाई दे रही है, ये है C2H5OH के फॉर्मेशन की, ये है C2H5OH के फॉर्मेशन की इक्वेशन। समझा कि नहीं समझा? समझ गया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। पानी के फॉर्मेशन की इक्वेशन, तो पानी को 1 मोल बनाओ, और किससे बनाओ? अपने कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट से, H2 प्लस हाफ O2
तो ये जो इक्वेशन है पानी के फॉर्मेशन की इक्वेशन है। CO2 के फॉर्मेशन की इक्वेशन, तो CO2 को 1 मोल बनाओ और अपने ही कॉन्स्टिट्यूएंट्स से बनाओ कार्बन ग्रेफाइट सॉलिड प्लस O2 गैस। ये सही है, लेकिन अगर किसी ने यहाँ पर ऐसा लिख दिया कार्बन डायमंड सॉलिड प्लस O2 गैस देन CO2, अब मैं तुमसे पूछूं इन दोनों में कौन सी इक्वेशन CO2 के फॉर्मेशन की इक्वेशन है, तो ऊपर वाली CO2 के फॉर्मेशन की इक्वेशन है, लेकिन नीचे वाली CO2 के फॉर्मेशन की इक्वेशन नहीं है। समझा कि नहीं समझा? समझा। कोई डाउट है यहाँ तक? नहीं। SO2 के पास चलते हैं। SO2 का दूसरा नाम क्या है? SO2, सल्फर रोम्बिक। ये रोम्बिक समझते हो ना? आर्थोरोम्बिक पढ़ा है आपने सॉलिड स्टेट में, क्या बोलते हैं 7 क्रिस्टल सिस्टम में। रोम्बिक का मतलब समझते हैं? आर्थोरोम्बिक क्रिस्टल सिस्टम, वही है। सल्फर रोम्बिक प्लस O2 गैस, तो इट इज अ formation equation of C2H5OH, this is a formation equation of H2O, this is a formation equation of CO2, this is a formation equation of SO2। सभी 1 मोल बने और अपने ही कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट से बने, और उनके कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट्स जो हैं, उनके कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट्स जो हैं वो अपनी नेचुरल फॉर्म पर हैं। कहाँ पर है? अपनी नेचुरल फॉर्म पर। क्लियर हो गया सभी को? कोई डाउट है यहाँ तक? नहीं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एक और क्वेश्चन देखो, एक और क्वेश्चन। मैंने आपसे कहा कि 5 किलो जूल ऑफ हीट इज रिलीज्ड। कितनी? 5, मान लो 5 किलो जूल ऑफ हीट is released, 5 kilojoule of heat is released when 1 gram of sulfur rhombic solid, 1 gram of sulfur rhombic solid combust in excess of, complete combustion है ना, in excess of O2। 1 ग्राम सल्फर को जब हीट किया जाता है तो 5 किलो जूल हीट रिलीज होती है। 1 ग्राम सल्फर को हीट करने पर 5 किलो जूल हीट रिलीज होती है। समझ में आ गया इतना? ठीक। तो क्वेश्चन कहता है कि फाइंड स्टैंडर्ड हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ SO2, स्टैंडर्ड हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ SO2। तो अब व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्टैंडर्ड हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ SO2? इसका मतलब SO2 1 मोल बने, किससे बने? अपने ही कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट से, सल्फर रोम्बिक सॉलिड प्लस O2 गैस। समझ में आ गया? ठीक है। कितने मोल बने हैं? 1 मोल। साइकोमेट्री यूज करो, रिएक्शन बैलेंस है S+O2 SO2। अगर SO2 को 1 मोल बनना है तो सल्फर को 1 मोल कंबस्ट होना पड़ेगा। 1 मोल सल्फर कंबस्ट होकर 1 मोल SO2 बनाएगा, और 1 मोल SO2 जब बनेगा तो जो हीट रिलीज होगी वो हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ SO2 होगी। वापस, व्हाट डू यू मीन बाय हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ SO2? इसका मतलब SO2 जब 1 मोल बने तो जो हीट रिलीज हो, तो ये 1 मोल तभी बनेगा जब ये 1 मोल कंबस्ट होगा। बोल हाँ या ना? हाँ। चलो ऊपर क्वेश्चन के पास पहुंचते हैं। 1 ग्राम सल्फर, सही हो जाओ वीडियो, हो गया। कितने ग्राम सल्फर? जब 1 ग्राम होता, 1 ग्राम सल्फर जब कंबस्ट होता है तो 5 किलो जूल हीट रिलीज होता है, मतलब -5 किलो जूल। जब ये 1 मोल कंबस्ट होगा मतलब 32 ग्राम कंबस्ट होगा। अब एक बात बताओ मुझे, छोटी सी बात बताओ, मैं इसको 1 मोल क्यों कंबस्ट करा रहा, 32 ग्राम क्यों कंबस्ट करा रहा? क्योंकि 1 मोल के कंबस्ट कराने से ये 1 मोल बनेगा, 1:1 का रेशियो। साइकोमेट्री यूज़ किया मैंने। इसको 1 मोल बनना है तो इसको 1 मोल कंबस्ट होना पड़ेगा। 1 मोल कंबस्ट मतलब 32 ग्राम कंबस्ट। 1 ग्राम कंबस्ट होने पर इतनी हीट रिलीज करता है, तो 32 ग्राम कंबस्ट होने पर -5 × 32 करो कितना? -5 × 2 = 10, 5 × 15 = 16, -160 किलो जूल हीट रिलीज होगी, और यही होगी स्टैंडर्ड हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ SO2, -160 किलो जूल पर मोल। पर मोल क्यों आया? क्योंकि 1 मोल के फॉर्मेशन में इतनी हीट रिलीज हो रही है। बोलो सही है कि गलत है? सही। कोई कन्फ्यूजन है यहाँ तक? नहीं। क्लियर? तो ये आपने इस टर्म को जाना, जिस टर्म का नाम था स्टैंडर्ड हीट ऑफ फॉर्मेशन, स्टैंडर्ड हीट ऑफ फॉर्मेशन। क्लियर हो गया इतना? ठीक। अब अगले लेक्चर में, नेक्स्ट लेक्चर में हम स्टैंडर्ड हीट ऑफ फॉर्मेशन का एप्लीकेशंस पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे बेटा? एप्लीकेशंस। 3 छोटे छोटे से एप्लीकेशंस आएंगे स्टैंडर्ड हीट ऑफ फॉर्मेशन में। एप्लीकेशन खत्म होने के बाद फिर हम लोग पढ़ेंगे हीट ऑफ कंबस्टन को। अभी क्या पढ़ा हम लोगों ने? हीट ऑफ फॉर्मेशन पढ़ा। फिर क्या पढ़ेंगे? हीट ऑफ कंबस्टन पढ़ेंगे। क्लियर हो रहा है इतना? तो नेक्स्ट लेक्चर पर आएगा हीट ऑफ फॉर्मेशन के एप्लीकेशंस। क्लियर हो गया? अभी के लिए इतना ही। क्लास ओवर।